गुड मॉर्निंग। ओह माय गुडनेस, जो टॉप एमएनसीज को मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसमें जब मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर जो सबसे ज़्यादा शानदार एनर्जेटिक आवाज़ में गुड मॉर्निंग करता है उसको अपनी किताब गिफ्ट करता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे भी ये कर सकता हूँ? इजाज़त है किताब गिफ्ट करने की? ऑलराइट। सो आज की जो मेरी शॉर्ट स्पीच है उसका टॉपिक है सर्वभाग्य जुड़ो, और ये मेरी किताब के ऊपर बेस्ड है। मैं एक मौका आपको और दूंगा, मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग, और इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक आवाज़ में गुड मॉर्निंग का जवाब दिया उसको ये किताब मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा। Are you ready for it? You can say yes or yes. इस खूबसूरत कमरे में नो कहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। Are you ready for it? Yes. I don't ask you double one, double two is always ready. So what is the loss for each one? इससे पहले मैं किताब में डॉक्टर रिजवान साहब, I am completely feeling honored and privileged to be able to stand in front of you. बहुत ह्यूमिलिटी फील कर रहा हूँ। दुनिया भर में एक वक्त में 6-6 हज़ार CEOs के साथ मैंने मोटिवेशनल टॉक्स डिलीवर किए अल्हम्दुलिल्लाह। एट द सेम टाइम ज़िंदगी के जो असल हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़, उनके सामने खड़े होना इट्स अ प्रिविलेज। सच मानिए एजाज़ की बात है। और 5 अगस्त को भी मुझे आप लोगों ने एजाज़ दिया था, बट वो ऑनलाइन था। तो मैं अपनी आंखों से इन चमकती खूबसूरत आंखों में देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था ये कौन लोग हैं जो फरिश्तों की तरह लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। Before I start, I actually would like to salute each one of you. और यहाँ पे मेरे सीनियर कोलीग आमिर खान मौजूद है। ये फिल्म स्टार आमिर खान बिल्कुल नहीं है, मगर उनसे कम भी नहीं है, ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये किताब यहाँ पे आपने खड़े होकर देखा है कि ये आपने किसको ले ली, जिसकी गुड मॉर्निंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आमिर खान मेरे स्टाइल कंसल्टेंट भी, मैं जो भी पहनता हूँ इनकी इजाज़त के बगैर नहीं पहन सकता। ये खुद बहुत बड़े बिजनेस में है, इनकी फैक्ट्रीज है और बहुत बड़े स्टोर्स हैं, खाड़ीज से भी बड़े बड़े, बट मेरे साथ एज ए स्टूडेंट ये काम करते हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव वन ऑफ माय सीनियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स मुजाहिद शामी शेखुपुरा से आए। शेखुपुरा के डिग्री कॉलेज में हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे और ये वर्ल्ड रिनाउंड अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है माशाल्लाह। आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर। एंड मैं बोलने लगा गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू विल स्टैंड अप। इतना सीरियस शक्ल बना के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो आप उठ के खड़े हो जाइए। जब मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, आप सब के सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग एंड यू से गुड एंड यू कंटिन्यू टू से गुड जब तक मेरे हाथ यूं नहीं जाएंगे आप मॉर्निंग नहीं कह पाएंगे। और जिससे सबसे अच्छा किया, मैं एक से ज़्यादा किताबें आप लोगों को गिफ्ट करने के लिए लाया हूँ, और जो अच्छा करता जाएगा आप ये किताबें मेरी तरफ से को गिफ्ट कर सकते हैं। उस्मान भी उधर हो जाएं। सो लेट्स डू डबल वन डबल टू टीम। 3, 2, 1 गुड मॉर्निंग। तो बहुत मुश्किल है, रोड में ब्लॉक कर रहे हो। मेरी किताबों के पैसे जो है ना, मुझे बहुत पैसे मिलते हैं किताबों से। अभी मेरी किताब अमेरिका में रिलीज हुई है एंड आई एम सो लकी। वो 37,000 बुक सेंटर्स पे वर्ल्ड वाइड उन्होंने अवेलेबल की है और उससे मुझे बहुत पैसे आते हैं। लेकिन खुशी की बात आपसे शेयर करने की है, आप बोलोगे जिनको बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरी किताबों से मुझे बहुत पैसे आते हैं और वो सारे के सारे पैसे मैंने पाकिस्तान भर में मुस्तहिक और गरीब बच्चों की तालीम के लिए वक्फ कर दिए। सर उठा के जीना आसान है कि सर झुका के? सर उठा और सर झुका के जीना बहुत मुश्किल है। सर उठा के जीते रहना आसान है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ नहीं आई। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स। मैंने स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग की है, मैंने पाकिस्तान आर्मी के टॉप लोगों के साथ काम किया है, 450 बड़ी कंपनीज के साथ दुनिया के कुछ 40 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर चुका हूँ। हमें आप किताब दे दीजिएगा जिसको दिल करे आपका।
मुझे अभी तक समझ नहीं है कि सर उठा के जीने का इम्कान होने के बावजूद लोग सर झुका के क्यों जीते रहे, जबकि इम्कान मौजूद है। और उस परवरदिगार ने हमें सर झुका के जीने के लिए पहले नहीं किया। यू एग्री विद मी? यस और नो? उसने हमें पैदा किया है कि हम सर उठा के जिए। मैंने एक किताब लिखी, मामूली सी किताब है, अगर ये लिबर्टी बुक्स में रीडिंग्स में टॉप पे पढ़ी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर ये नारगली में फुटपाथ पे रुल रही हो तो मुझे बहुत दुख होगा। और मैं मामूली सा क्रिएटर, एक किताब का छोटा सा क्रिएटर, तो मुझे इस कायनात का अजीम तरीन क्रिएटर है। जब वो कोई चीज बनाता है और वो चीज रुल रही हो सड़कों के ऊपर और उसको वो मुकाम ना मिल रहा हो जो मैं अपनी किताब के लिए सोचता हूँ कि 37,000 बुक सेंटर्स पे वर्ल्ड वाइड बिक रही हो, सस्ती ना महंगी हो, $35 मेरी किताब की प्राइस है, मैं खुश होता हूँ। तो वो जो परवरदिगार है जिसने हम सबको क्रिएट किया, क्या वो ये चाहता है कि हम सर झुका के जीते रहे? एब्सोल्युटली नहीं। वो चाहता है कि हम सर उठा के जीते, लेकिन हम सर उठा के क्यों नहीं जीते? क्या चीजें हमें रोकती है? ये पूरा सेशन अगले 40 मिनट इस मौजू के ऊपर मेरे 20 साल लग गए और मैं कोशिश करूंगा कि मैंने इतने सालों में सीखा बहुत थोड़े से वक्त में आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज, आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज मेक अ फेस्ट, ये मौका बनाइए जोर से। एंड फील द एनर्जी इनसाइड, इसके अंदर ताकत को महसूस कीजिए। ये वो ताकत है, फील कर रहे हैं आप? ये वो ताकत जो उसने हमें दी है, अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत। और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, सर उठा के जीने के लिए हमें जो कुछ चाहिए, all the energy, all the confidence, all the commitment, all the motivation, all the skills, everything is already here. मुझे कैसे पता है? अगले चंद सेकंड्स में मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतना पागल हूँ, मैं क्यों इतना क्रेजी हूँ, मैं क्यों इतनी शिद्दत के साथ, इतने जोश के साथ पूरी दुनिया में जाकर उनसे कहता हूँ कि सर उठा के क्यों यार, मैं ये क्यों करता हूँ? इसका जवाब 1 मिनट की वीडियो है जो मेरे दोस्त अगर दिखा सके। जी, आर यू रेडी फॉर इट? वीडियो हम दिखा सकते हैं अभी? और तो थोड़ी देर में हम दिखा देंगे। उस वीडियो के अंदर इस सवाल का जवाब है कि मैं इसके बारे में क्यों पैशनेट हूँ, लेकिन वो तमाम लोग जो क्यूरियस है, मैं उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ब्रेक कर दूँ यहीं पे कि आज मैं दुनिया भर में जाता हूँ, जाके कहता हूँ कि सर उठा के जियो। और मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र है, खुशी है, मैं अपनों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जिंदगी के कम से कम 23 साल सर उठा के नहीं जिया, बल्कि सर झुका के जिया। मैं इसी शहर के अंदर बेरोजगार भी था और मैं रहने की मेरी कोई जगह नहीं थी। आज अल्लाह ताला के फजल से मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ। उस वक्त हर रोज मुझे रात को सोचना होता था कि आज रात मैंने किधर गुजारी। मेरे पास साइकिल से लेके तो गाड़ी तक कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इन सड़कों के ऊपर पैदल चलना पड़ा। मैं एक दफ़ा इस तरह की मोटिवेशनल टॉक्स में सिविल सर्विसेज अकेडमी में पढ़ाता था, मैं नीपा में पढ़ाता था, यही कैसे पास मैं स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता था, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को ट्रेन कर चुका था, मैं कस्टम्स में ट्रेनिंग होती थी, इकबाल टाउन में वहाँ पे उनकी अकेडमी थी, वहाँ लेक्चर देता था। और कई दफ़ा मैं किसी वैगन में डूबा होकर खड़ा होता था और कोई मुझे कहता था आप वही कैसे बात से वो भी कह रहे थे वहाँ सर उठा के जियो। तो मैं कहता था हाँ, अपना मेरा सर झुका होता था। कहता था हाँ मैं वही। वो हैरान होते थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और खुद आप यहाँ वैगन में हैरान होते थे। मैं आगे से पहले तो शर्मिंदा होता था, फिर मैंने जवाब ढूंढ लिया। बता दूं क्या जवाब? यस सर। मैंने उनसे कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पहले तो मैं ये वैगन भी अफोर्ड नहीं करता था, आपको मतलब मैं वैगन में बैठना अफोर्ड करना शुरू हो गया हूँ। मुझे याद भी आ रहा है कि मैंने सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग दी मॉडल में, और उनके डायरेक्टर जनरल साहब जैसे जवान साहब इस वेरी काइंड, जब मैंने लेक्चर फिनिश किया उन्होंने कहा कि आइए कैसर अब्बास साहब लंच इकट्ठे करते हैं। ये वो दिन थे जब मैं लंच नहीं करता था, कोई कराता ही नहीं था, और बड़ी खुशी होती, चाय सब पिलाते थे, खाना को नहीं मिलाता। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चले खाना खाता। मैंने उनके साथ खाना खाया, खाने के बाद कहते
मुझे खुदाफिज करने में कहते चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा। मैंने कहते इधर ही ठीक, कहते नहीं मैं आपको गाड़ी तक, आप इज्जत में लो, आपको गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, नहीं मैंने कहा ठीक है इधर, चूँकि जो पार्किंग है विजिटर्स की वो बहुत दूर होती है, वॉल्टन में कैंटीन काफ़ी बड़ी है और विजिटर्स की गाड़ियाँ दूर होती हैं, इनकी अपनी गाड़ियाँ बहुत करीब होती हैं ऑफिसर्स की। तो अपने असिस्टेंट को कहते ऐसा करो कैसे साहब ने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी इधर ही है। मैंने दिल में सोचा 27 नंबर वैगन का ड्राइवर तो गाड़ी लेके इधर नहीं है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू बी। और फिर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया और मुझे उससे सर उठा के जीने की हिम्मत दी और इस पैगाम को अब मेरी ज़िंदगी का मिशन है। जैसे आप मिशन पे रहते हैं ना, हर वक्त तलाश करते रहते हैं कि कहाँ पे कोई आपको कॉल आए और आप पहुँचे और जाके मदद करें। बिल्कुल इसी तरह से मैं भी इस मिशन पे होता हूँ कि कब मुझे कॉल आए। मैं सोता बहुत कम हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, मैं किताबें, मैंने 10 किताबें लिख दी हैं, भागता रहता हूँ हर वक्त, बिकॉज मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्रिएट क्यों किया था और जहाँ जहाँ से उसने मुझे गुजारा, अब मुझे समझ आई कि उसने मुझे वहाँ से गुजारा क्यों था, उसका एक ही पर्पस था। अगर मैं आज आपको कहता मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ और मैं एडिसन में पढ़ता था और मेरे फादर जो है वो फिलहाल बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आप कहते तो हम क्या करें, सो व्हाट। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि मैं कैसे खानदान में पैदा हुआ था, आपने सुना था कि बहुत सारे लोग, सबने सुना पाकिस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों खानदान है जो गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे जिंदगी गुजारते हैं। सुना है आपने सिर्फ सुना है मैं उस खानदान में पैदा हुआ। सो हमारे खानदान में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आज रात का खाना घर से। मेरे वालिद ने जो साल उठा के जीने की सबसे बड़ी मिसाल है मेरे लिए, उन्होंने हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कोई 50 घर चेंज किए। हमारे बहन भाई है और हम सबके सब मुख्तलिफ शहरों में पैदा हुए, सिर्फ इसलिए कि मेरे फादर को ये तड़प थी, ये लगन थी और जस्तजू थी कि कौन सी जगह जहाँ रहूँ तो मेरे बच्चों का फ्यूचर सही। सो आज अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस लम्हे ये सेशन फिनिश होगा और आप इस कमरे से बाहर जाएंगे, मुझे अल्लाह ताला पे बहुत भरोसा है। अपने आप को बहुत कम है मगर मुझे उस पर बहुत भरोसा है और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जब आप इस कमरे से बाहर जाएंगे तो वो वाले शख्स नहीं होंगे इंशाल्लाह जो इस कमरे से अंदर दाखिल होंगे, बट ओनली बाय चॉइस। सो सर उठा के जीने के फ्रेंड्स, आर यू रेडी? फॉर्मूला बताने लगा हूँ तो ये मौका बनाइए जोर से एक बार फिर, और जब मैं पूछूंगा आर यू रेडी, यू गोना हिट इट राइट हियर, बट प्लीज मेहरबानी अपने अपने हाथ में और आप बोलेंगे यस आई एम रेडी, ठीक है? सो 3 2 1 आर यू रेडी? ओह जबरदस्त, रॉड ऑफ अप्लॉज। सो जेंटलमैन, एक शख्स था जो किसी गांव में से गुजर रहा था और ये बहुत नेक दिल इंसान था, अल्लाह के बहुत करीब था। इस गांव से जब ये गुजरा तो गांव की हालत बहुत खराब थी। हालत क्या थी? लोगों के घर नहीं है, टूटे फूटे घर, जो बड़े हैं उनमें से किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है, परेशान हाल, अफसुर्दा लोग, हड्डियों का ढांचा बने हुए, बच्चों के पाँव में जूते नहीं है, नंगे ढरंगे बच्चे फिर रहे और रूढ़ियों के अंदर से अपना खाना तलाश कर रहे, लोग बीमार हैं, घरों के अंदर टूटी चारपाइयों के ऊपर पड़े हुए और उनको कोई दवाई देने वाला नहीं है। जब ये सारी उसने परेशानी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो ऊंची ऊंची रोने लग गया और उसने आसमान की तरफ देखा और उसने कहा, अल्लाह तू किधर है और तू इन सब लोगों के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? Let me repeat, उसने कहा तू किधर है और इन लोगों के लिए why don't you do something? तुम इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? सो इसी तरह वो परेशानी में रोते रोते सो गया। जब वो सो गया तो रात को उसको अचानक आवाज आई। आवाज क्या थी? तुम पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूं और तुम मुझे पूछ रहे थे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करता क्यों नहीं। तो उस बंदे ने कहा हाँ मैं तुमसे पूछ रहा था, तो मुझे बताओ तुम इन लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो? इतनी मिजरी, इतनी तकलीफ, इतनी बीमारी, इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो आवाज आई, मैंने किया तो है। हाँ मैंने किया तो है। तो उसने कहा कि तूने क्या किया? तो आवाज आई, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने
तुम्हें बनना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से कई साल पहले सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे थे, बहुत सारे लोग आग में झुलस के हलाक हो जाते थे, बहुत सारे लोग डूब के मर जाते थे, बहुत सारी शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर इमरजेंसीज होती थी। और मैं और आप कहीं पे पूछ रहे थे कि या अल्लाह, ये इतनी मिजरी, ये इतनी तकलीफ, ये इतनी बीमारी, इतने लोग मर जाते तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैंने तुम लोगों को बनाया। ये वो फरिश्ते हैं, ये वो अजीम इंसान है जो वह पहुंचते हैं। और मैंने पढ़ा कि 2.6 मिलियन जो रोड के ऊपर क्रैशेस हुए, वहाँ पर आप लोग मौजूद थे जब इतनी सारी मेडिकल इमरजेंसीज हुई। मोर देन 4 मिलियन मेडिकल इमरजेंसीज आप लोगों ने हैंडल की हैं। आपने 150,000 से ज़्यादा फायर के केसेस में लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप लोगों ने कोई 9,000 से ज़्यादा वो लोग जो मर रहे थे ड्रोनिंग में डूब के हलाक हो जाते, आपने लोगों को सर्वाइव किया। सो आई थिंक यू गाइस डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो एक दिन मेरे बेटे ने मुझे पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो जाके कहता थैंक यू बाबा। मैंने कहा थैंक यू फॉर व्हाट? And he says, thank you for giving us a great life. मैंने कहा कि एक बात क्यों कर? कहता है, I know you work very hard. You have to travel, you have to do lot of work. आप रात को सोते रहिए। और मेरा 6 साल का बेटा था उस वक्त, और उसने आके मुझे जब ये कहा कि थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एहसास हुआ कि इस छोटे से बच्चे को I don't know कैसे इसके दिल में आया, इसको एहसास हो गया इसका बाप जो है वो मेहनत करता है ताकि उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ। देखो और किताब लिखी, उसका नाम है शाबाश तुम कर सकते हो। ये आज से 20 साल पहले मैंने किताब लिखी। मैं दुनिया भर को जाके थपकी देता हूँ, उनको शाबाश देता हूँ। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ये जो थपकी है ना, इसका किसी को ज़रूरत है, और इस थपकी की हर उम्र में ज़रूरत होती है। और आप चाहे जितना मर्जी कहें कि मैं तो इन थपकियों से ऊपर हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उससे एहसास हुआ कि ये थपकी, ये शाबाश, ये जादू की तरह है और ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज यहाँ पे आपको थपकी दे रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि शाबाश मेरी प्रेजेंटेशन जो है उसको आप रन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है सर उठा के जीने के लिए, उसका नाम मैंने रखा है सर उठा के जीने का फॉर्मूला जानना है? If you want to know the formula, say yes. जोर से बोलेंगे तो yes. Excellent. So पहला स्टेप है, अगर आपने सर उठा के जीना तो मेरे अपनी जिंदगी पे गाँव छोड़ के लाहौर तो आ गया, लेकिन रहने का मुश्किल ठिकाना नहीं था। बस एक तरफ कुछ कर दिखाना, पैसे नहीं थे, पढ़ाई करनी थी, एक अखबार में पढ़ाया, मेरे पास 2 रुपये, लेकिन नौकरी मिली तो उसी अखबार की कैंटीन में। सोचा हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत उस वक्त मेरी हारी थी जब एक मामूली स्कूल में पढ़ता था। आप देखे थे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, अपने मकसद को पाने के लिए वॉल शॉकिंग भी की, फैक्ट्री में मजदूरी भी की। मजदूर का बेटा हूँ मैं, क्यों झुकेगा? और हाँ, हिम्मत उस वक्त भी ना हारी थी जब नौकरी के लिए इंटरव्यू में कभी दोस्तों के कपड़े और कभी बहन के जूते पहने। मैंने कुछ कर दिखाना चाहा, पढ़ना चाहा। MSc के बाद 1800 की नौकरी मिली और साथ में गाने में ये रेडी लगाएगा, ठीक मांगे, ठीक है, रेडी ही तो लगाए करते हैं खाबों के लिए। मैं कैसे पास हूँ, एक इंतहाई कामयाब मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंसल्टिंग कंपनी का मालिक। मैं लोगों को ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हुनर सिखाता हूँ। तालीम में मेरी जिंदगी बदल गई। जरा सोचिए, अगर आगे बढ़ना है तो अली बिल पे यकीन रखना है। आपने शायद टीवी पे इसको देखा होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला
सर उठा के जीने के लिए, उसका नाम मैंने रखा है। और आप समझ गए होंगे कि मैं खुद चुके वहाँ पे रहा, तो वहाँ से यहाँ तक आने में जो सफ़र मैंने तय किया उसमें मेरे 4 कदम हुए। अगर ये 4 कदम आप उठा लें तो आप जिस शोबे में आप जो भी कर रहे हैं आप सर उठा के जी सकते हैं। बाय द वे आप तो पहले माशाल्लाह सर उठा के जी रहे, और मज़ीद ऊंचा सर किस तरह कर सकते हैं उसके लिए पहला कदम है, आई कॉल इट तामीर। सिंपली तामीर बोल सकते हैं, सब लोग बोलेंगे जिनको तामीर के बारे में समझ गए। तामीर, आप कभी जहाज में सफर करें तो वो अनाउंस करते हैं कि अगर इमरजेंसी होगी तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे गिरेगा, और वो कहते हैं कि पहले खुद पहने फिर किसी और को पहने। ये हमेशा होता है, पहले खुद पहने फिर किसी और को पहने। सो जो तामीर है उसको मैं जो ऑक्सीजन वाला मास्क है उसके साथ तशबीह देता हूँ। सो तामीर का मतलब है ये, प्लीज एवरीबॉडी डू इट। तामीर का मतलब है, तो जिस लम्हे मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा था, 17 ग्रेड मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया था, मेरी 6,210 रुपये तनख्वाह थी, और मैं उसमें से पूरे 5,000 अपने घर भेजता था फरुखाबाद, और बाकी 1,200 में मैं गुजारा करने की कोशिश करता। मुझे समझ आई और मैं अपने बहनों के घर गया हूँ, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रही, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई कहते थे बिजली का इतना बिल आ गया, क्या करें, मैं आगे से चुप रहता। मुझे समझ आई कि इससे पहले कि मैं किसी और की मदद करूँ, पहले मुझे अपनी मदद करनी है। मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, मेरे पास कोई वो सब चीज़ें नहीं थी जो मुझे चाहिए। इमेजिन कीजिए आप किसी की ज़िंदगी बचाने जाए और आपके पास तो इक्विपमेंट ही ना हो, वो इक्विपमेंट, वो टूल्स जो आपको चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप पे और मुझ पे क्या फ़र्क होगा? आप भी हम गलती जताएंगे मेरी तरफ। मुझे समझ है कि ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी ज़ात की तामीर, जिस पे हम सबसे कम तवज्जो देते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, हर बंदा बताता है। आपका है कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है? यस नो? जिसका है हाथ खड़ा कीजिए। आपका कोई फेवरेट खाना है? यस। सबकी फेवरेट डिश होगी, सबका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा। फिर मैं पूछता हूँ आपका फेवरेट ऑथर है कोई, राइटर है कोई आपका फेवरेट? और अक्सर हाथ ऊपर नहीं खड़े होते। फिर मैं पूछता हूँ आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, तो लोग चुप, और अक्सर लोग कहते हैं कुरान पाक। फिर मैं पूछता हूँ आपकी बार कब पढ़ा था, लंबी खामोशी। सो ये क्या वजह है कि हम इसके बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि इसमें आलिशान खाना जाए और अच्छे वाले में पकाओ और बड़ा सेहतमंद हो, लेकिन इसमें क्या जाता है इसकी कोई परवाह नहीं। What was the last time कि हमने अपनी जात पे खर्च किया हो? मैं महंगे से महंगा मोबाइल फोन रख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ट्रेनिंग में और किसी किताब पे 500 खर्च करना पड़े तो क्यों, मुझे वो बहुत महंगा लगता है। दुनिया के कामयाब लोग अपनी आमदनी का कम से कम 10% अपनी जात पे खर्च करते हैं, अपने कपड़ों पे नहीं, अपने खूबसूरत जूतों पे नहीं, अपने परफ्यूम्स पे नहीं, यहाँ पे। तो तामीर का मतलब है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं। जितनी अंग्रेजी आपको 10 साल पहले आती थी, आज भी शायद उतनी आती है। यू नेवर ट्राई टू इम्प्रूव। कितने लोग हैं जो अपने मेंटल मसल्स के ऊपर तवज्जो देते हैं? जिम में जाने का हमें सबको शौक होगा और हम चाहते हैं 100 पुशअप्स लगा के दिखा दें, बट क्या हमारा दिमाग 100 पुशअप्स लगा सकता है? इसके अंदर हम क्या डालते हैं, याद रखिए, जो यहाँ जाता है वही बाहर आता है। इफ यू पुट गुड आइडियाज इन योर माइंड, अगर माइंड में बेहतर ख्यालात जाएंगे तो यहाँ से अच्छी गुफ्तगू निकलेगी। व्हेन यू सिट विद योर पीपल, लोगों को समझ आएगी कि यार सिटिंग विद समबडी, आपने यहाँ से ग्रो करना है। आर यू इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन? कितने लोग हैं जिन्होंने बीए कर लिया उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? क्यों जी, पढ़ाई का क्या फायदा है? मेरी लाइफ चेंज बिकॉज मैंने पढ़ाई की। मैं नौकरियाँ करता था, स्ट्रगल करता था, किसी ने मुझे समझाया कि पहले अपनी तामीर करो फिर तो किसी और के काम आ सकते। सो तामीर के ऊपर एक बड़ी पावरफुल स्टोरी है। जो पुराने ज़माने में जंगें होती थी ना, तो जंगों से पहले वो तैयारी कराते थे, प्रैक्टिस होती थी। तो प्रैक्टिस में जो उनका लीडर था वो कहता था कि अगर तुम प्रैक्टिस के दौरान में, जहाँ पे तुम लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हो, तलवार चलाना, नेज़ा चलाना सीख रहे हो हज़ारों साल पहले, वो कहता था कि अगर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस में अपना पसीना ज़्यादा बहाओगे तो मैदान जंग में
لیکن اگر تم نے یہاں پہ پسینہ بچا لیا، مطلب محنت نہیں کی، پسینہ بچا لیا، تو ہر پسینے کے قطرے کے بدلے میں پھر خون کے قطرے دینے پڑے. This is brilliant. Can you give her Abu Kamil Khan? Thank you for the contribution. Round of applause. Alia. So جو اپنی ذات کی تعمیر ہے، اپنی صحت کا خیال، اپنے دماغ کا خیال، اپنے آئیڈیاز کا خیال، اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے. تو میری تڑپ ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جان کے کہ لوگ اپنی ذات کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے. اور یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جب مجھے انوائٹ کر لیں، ٹرینرز کو انوائٹ کریں، جب وہ پیسے دے دیتی ہے ہمیں اور ہم جا کے وہاں ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کو بڑے شوق سے ٹرین کرتے ہیں. بٹ اپنی جیب سے خرچ کرنا، اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. تو مائی ریکویسٹ ہے اپنی ذات کی تعمیر خود کرے. If you someday would like to be just like Dr. Rizwan Saab, you need to do جو انہوں نے کیا زندگی میں. اور کس رستے سے یہ چل کے گئے. اگر آپ کو پتا ہے کہ رضوان صاحب یہاں سے چلے تھے یوں کر کے اور آج وہ یہاں پہنچ گئے، تو خاص طور پر جو نوجوان ہیں یہ قدموں کے نشان پیچھے چھوڑ کے گئے. اگر آپ میں سے کسی کو وہاں پہنچنا ہے جہاں پہ کوئی پہلے ہی پہنچ چکا ہے تو پھر وہ کریں جو انہوں نے کیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے زندگی میں جو ابھی تک نہیں ملا، مگر ہم وہ نہیں کرنے کو تیار جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا. اور اس کا پروسیس ہے تعمیر. بابا فرید بھی کہتے ہیں تعمیر. میرے فیورٹ گرو ہے، ان کا نام ہے سلطان باہو. وہ کہتے ہیں کہ لوہا ہوئے پیا کٹی میں تان تلوار سڑی ہوئے. تو لوہا کہتا ہے میرے تلوار بننا ہے، لیکن را لوہا، عام لوہا جب تک بھٹی میں سے نہیں گزرتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ تلوار نہیں بن سکتا. سو ادھر آپ کا سکون کا ایک باکس ہے جس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے. گرمی آئے گی تو اے سی لگا لیں گے، سردی آئے گی تو سویٹر پہن لیں گے تاکہ سکون رہے. اور اس طرف کامیابی کا ایک بہت بڑا باکس ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ وہاں سے ادھر آ جائیں، لیکن کرنا کچھ نہ پڑے، وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے جو باقی لوگ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ معجزہ ہو جائے. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں بھی ابھی ہو جاؤں، میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی گھر ہو. مگر 23 سال تک جو میں ذلت کی زندگی گزارتا رہا وہ اس لیے کہ میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا تھا. کیونکہ معجزہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے یہ تکلیف ساری جگہ اس میں سے نہ گزرنا. تو اگر آپ نے تلوار بن لیں تو پھر وہ رگڑا کھانا بہت ضروری ہے. اور وہ رگڑا جو ہے نا اسی میں انسان کی تعمیر ہو. تو پہلا قدم یاد رہے گا تعمیر. اور یہاں پہ I like to take you to a very interesting story. اور یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس نے ایک بہت خوبصورت باغ بنوایا. اور جب باغ ریڈی ہو گیا تو ضلع الہی کو کہا گیا کہ یہ حضور باغ ریڈی ہے، معائنہ کیجیے. تو ضلع الہی باغ میں داخل ہوئے، ساتھ مشیر، وزیر، گھوڑوں پہ سوار، اور پورے باغ کا انہوں نے معائنہ کیا. اچانک بادشاہ کے دل میں عجیب سا خیال آیا. بادشاہ نے کہا میں دیکھوں تو صحیح جو چیزیں اس باغ کے اندر موجود ہیں یہ مجھے کیا فائدہ پہنچا ہے. میں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی، ان سب چیزوں کا مجھے فائدہ ہے. سو بادشاہ صاحب ایک آم کے درخت کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اوے مینگو کے درخت تو بتا تو یہاں پہ کیا کرتا ہے اور اس باغ کے اندر مجھے کیا فائدہ پہنچا. جو مینگو کا درخت تھا اس کا سینہ چوڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ حضور جب کچھ کیا ہو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حضور آپ کو یاد ہے جب گرمی آتی ہے تو میری شاخیں دنیا کی لذیذ ترین مینگوز کے ساتھ لگ جاتی ہے اور آپ کے مہمانوں کو، آپ کے دوستوں عزیزوں اقارب کو وہ مینگوز پیش کیے جاتے ہیں. بادشاہ کے منہ میں مینگو کا ویسے ہی ٹیسٹ آ گیا جیسا کہ اس وقت آپ کے منہ میں. اچھا وہ جتنے زبردست آم ہوتے ہیں وہ تم پروڈیوس کرتے ہو. اس نے کہا جی حضور وہ میرے مینگوز ہیں. بادشاہ نے کہا ویل ڈن، زبردست، شاباش، تم تو یقیناً اس باغ کے اندر اپنے ہونے کا حق ادا کر رہے ہو. بادشاہ آگے بڑھا، دیکھا کہ پورا برگد کا درخت ہے. بادشاہ نے کہا اے بوڑھے برگد کے درخت تو کیا کرتا ہے، ہاؤ ڈو یو بینیفٹ می. تو درخت کہتا ہے حضور یہ جو دوپہر کے وقت جو چڑیاں ہیں چہچہاتی ہے اور کئی دفعہ صبح کے وقت ان کے چہچہانے سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، ان کے گھونسلے میری شاخ میں ہوتے ہیں. اور پھر جب کڑکتی دھوپ آتی ہے تو میں آپ کے گھوڑوں کو، مال مویشی کو اپنے سائے کے نیچے پناہ دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا شاباش، ویل ڈن، تم بھی اچھا کام کر رہے ہو، اس باغ میں اپنے ہونے کا حق ادا کر رہے ہو. بادشاہ آگے بڑھا اس طرف
अपने होने का हक अदा करने के बारे में बताती रही कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है। बादशाह ने देखा किसी घास के अंदर एक छोटू सा नन्हा सा मासूम सा फूल जिसको डेजी बोलते हैं, ये डेजी का फूल है, ये भी बैठा हुआ है। अगर डेजी को पता चला कि जिले रानी बाग में तशरीफ लाए हुए तो वैसे ही कर लिया। और ऊपर से जब उसको ये पता चला कि जिले रानी बादशाह से पूछते फिर रहे कि तेरा मुझे क्या फायदा, तू बता और तू बता, तो इस बात में मुझे क्या बेनिफिट देता है, तो वो और भी सहम और वो घास के अंदर अपना सर छुपाने की कोशिश करने लगे। जिनको नहीं समझ आ रही उनको समझाने के लिए कि वो ऐसे छुप गया जैसे क्लास में कभी टीचर ने कुछ सवाल करना और हमें जवाब नहीं आता होता था तो हम ज़रा थोड़े बिजी हो जाते थे, याद है? गैर हिसाबी सरगर्मी हो गई, ताकि हमारी तरफ जिनको आता था वो ऐसे साथ खा होता था और मेरी तरह हम छुप जाते। तो बादशाह का कोई इरादा नहीं था कि वो डेजी से पूछेगा क्यों क्या करता है, लेकिन जब बादशाह ने उसकी हरकतों से बना देखी थोड़ी डिफरेंट किस्म की, तो बादशाह को भी मजाक सूझा और बादशाह ने मुस्कुरा के अपने लोगों की तरफ देखा और वो समझ गए कि बादशाह सलामत जो है ना इस वक्त मजाक के मूड में। तो बादशाह ने कहा, डेजी व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड हाउ डू यू बेनिफिट। तो डेजी ने कहा, किसी का तो मुझे डर था, अब मैं गया। डेजी आगे से चुप। चले फिर थोड़ा इंतजार के बाद कहा, डेजी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाउ यू डूइंग हियर एंड हाउ डू यू बेनिफिट मी। डेजी आगे से फिर चुप। बादशाह ने फिर लोगों की तरफ देखा, सब हंस रहे थे और डेजी बेचारा गुम। बादशाह ने कहा, डेजी मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड हाउ डू यू बेनिफिट। तो डेजी जो पहले डरा हुआ था बेचारा और भी सहम गया और सेमी दरी आवाज में कहते हैं, हुजूर कुछ नहीं मेरे पास तो कोई ऐसे फल नहीं है जिससे मैं आपके मेहमानों की तवाज़ो कर सकता हूँ और मेरे पास ऐसा साया नहीं है जिसके नीचे मैं परिंदों को बना ले सकूँ या घोंसले को बना सके, मेरे पास हुजूर कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो, हाउ डू यू बेनिफिट। तो जो डेजी था डरे समय लास्ट में कहता, हुजूर मुझे नहीं पता कि जो कुछ मैं करता हूँ उसका आपको कोई फायदा पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, बट हर रोज सुबह मैं उठता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं जितना प्यारा और खूबसूरत डेजी बन के इस दुनिया को दिखा सकता हूँ उतना ही प्यारा और खूबसूरत डेजी बन के आज मैं इस बात को दिखा दूँ। जब ये लफ्ज़ उसने बोले तो ये अल्फाज सीधे बादशाह के दिल पे लगे, बिकॉज बादशाह इन लफ्ज़ों के लिए तैयार नहीं था। वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने डेजी को प्यार किया और कहा कि डेजी तुझे अंदाज़ा नहीं है कि तेरे इस एक जुमले ने मेरी ज़िंदगी को कितना टच किया है, तुमने मेरा पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया। और लो मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हर रोज कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा बादशाह बन सकता हूँ उतना ही अच्छा बादशाह बन के अपनी राया को दिखाऊँ। लिटरेचर में ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक ऐसा ही खूबसूरत बाग इस वक्त यहाँ मेरे सामने मौजूद है। अगर डॉक्टर रिजवान साहब उठ के खड़े हो जाए और पूछना शुरू करे, तुम बताओ तुम रेस्क्यू डबल के अंदर क्या बेनिफिट लेते हो, तुम क्या करते हो, तो आपको लंबी चौड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है यार कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगर आप अपने सीने पे हाथ रख के यकीन के साथ, ईमानदारी के साथ और फख्र के साथ ये कह सकते हो, डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा नहीं, मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ रेस्क्यू 1112 का, मैं हर रोज जस्तजू करता हूँ कि वैसा ही बन के दिखा दूँ। जैसे डेजी हर रोज अपने रंग दिखाता है और कंजूसी नहीं करता। जो डोनल जो रहे जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने उसको दी है, अगर वो दिखाने की हर वक्त कोशिश कर रहा है तो यकीन मानिए वो इस बाग के अंदर होने का हक अदा है। और आप उसने क्रिएट किया, अगर उसने किसी वक्त आगे पूछ लिया तो बता व्हाट आर यू डूइंग हियर। बाबा फरीद भी कहते हैं कि 4 गवाइयां हंड के ते 4 गवाइयां सम लेखा रब मंगेसिया तुम आयो केड़े काम। अगर उसने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, तो उस वक्त भी लंबे थोड़े जवाब देने की जरूरत है। आया नौकरी करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, कुछ अच्छे काम भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, ये सब बताने की जरूरत नहीं। अगर आप ये कह सकते हैं यार कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा तू चाहता था वैसा बन के दिखा, जो सलाहियत, जो एतमाद, जो स्किल्स तूने मुझे दी थी मैं उनको पूरी तरह से
ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یقین مانیے اب اس کائنات کے اندر اس کے نمائندے ہونے کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں. سو جنرل موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. اس سے پہلے کہ میں تعمیر کے بعد والا قدم آپ کو بتاؤں, آپ نے جلدی سے اپنا ایک پارٹنر چوز کریں. ٹو بی سمبڈی آن یور لیفٹ اور یور رائٹ. اور جب میں کہوں گا شو می یور پارٹنر, آپ تھوڑے سیریس ہو گئے. جب میں کہوں گا شو می یور پارٹنر, آپ نے دونوں ہاتھ پارٹنر کی طرف کریں. 3, 2, 1, شو می یور پارٹنر. ایکسلنٹ, زبردست. سو کچھ لوگ جیسے ریئل لائف میں تھے ویسے ہی, جس کی طرف انہوں نے کیا اس نے آگے کس کو. چلو یہ جو ڈیزی کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, میں نے آپ کو گلاب کے پھول کی کہانی بھی سنائی, میں ڈیزی کی کہانی بھی سنائی. کیونکہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں پھولوں کو, آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ ڈیزی کائنات کا واحد پھول ہے جو کہیں پہ بھی گرو کر سکتا ہے. گلاب کے پھول کو کہنا ذرا تم ادھر اوکارا میں اوکے دکھاؤ گے, اگر سر رکھتے تھے موقع نہیں ہے گئے, ادھر حالات اچھے نہیں ہے, اس کو کہیں تم ذرا بیو والے میں گرو کر کے دکھاؤ, یہ سب بڑا مشکل ہے. اس کو ذرا دھوپ لگے نا تو وہ مرجھا جاتا ہے. مگر میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں ڈیزی اس دنیا کا واحد پھول ہے جو پہاڑوں میں بھی ہوتا ہے, صحراؤں میں بھی ہوتا ہے, میدانوں میں بھی ہے, اور ڈیزی ہر طرح کے موسم میں کھل کے دکھا. اس کو کہیں تم جا کے رچے گلی پھرو, نہیں کہتا کہ وہاں پہ سر ساری زمین بڑی سخت ہے, ادھر نہیں کر سکتے. ڈیزی کی لائف میں کوئی بہانہ نہیں, اور حتیٰ کہ فیکٹریوں کے باہر جو زہریلا پانی نکلتا ہے نا, اس چھپڑ کے اندر بھی ڈیزی گرو کرتا ہے. اور میرے آپ کو سوال ہے کہ آپ کو یہ کہانی کچھ سنائے, اس لیے کہ میرے سامنے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے وہ سب کے سب ڈیزی ہیں. آپ سارے ڈیزی بیکاز آپ نے مشکل حالات میں گرو کر کے دکھایا. جو کام آپ نے کر کے دکھایا وہ آسان نہیں, وہ مشکل کام. جو دوسرا قدم میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا نام ہے ربط. یعنی ہم نے اپنے آپ کو تو گرو کر لیا, ہم کامیاب ہو گئے, نوکریاں مل گئی, اتنے شاندار ہو گئے, لیکن ہمارا دنیا سے ربط ختم ہو گیا, ہماری گردن میں سریا آ گیا. اب ہم کسی کو انسان نہیں سمجھتے. اب پیسہ آ گیا, گاڑیاں آ گئی, ٹائٹل آ گیا, عہدہ مل گیا, تو یہ تھا تعمیر. اگلا قدم ہے, یاد کیجیے, یہ ہے ربط. ربط کے بغیر جو ہے نا, جب انسان گھروں میں رہتا تھا اس کو تھا کہ پہلے کھانا مل جائے, پھر تھا تھوڑا شیلٹر مل جائے تاکہ وہ شیر نہ کھا جائے اور برفباری میں ٹھنڈ سے نہ مر جاؤں. تو جب اس کو پیٹ میں کھانا بھی آ گیا اور چھت بھی آ گئی سر پہ, تو اب اس کو سمجھ آئی کہ کسی کو بتانا بھی ہے کہ میرے پاس چھت ہے, کسی کو امپریس کرنا ہے کہ میرے پاس اضافی کھانا پڑا ہوا ہے. تو آپ کی وہ گاڑی جو آپ نے یا بائک لے لی یا فون لے لیا, کس کام کا, اگر کسی کو دکھائی نہ سکے. یاد ہے کچھ لوگ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے آپ خوشی شیئر کر سکتے ہو. تو دنیا جو ہے اس میں کامیابی کا اگلا قدم ہے ربط. سمپلی ربط. اور جو بھی اپنا زندگی کا ہدف ہے, اگر آپ اکیلے اس کو اچیو کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ جن کے ہاتھوں میں آپ کی کامیابی ہے, جو آپ کی کامیابی کے لیے سیڑھی بن سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ربط میں آ جائیں. ربط کا مطلب بھروسہ ہے. رب کا مطلب ایسے مضبوط تعلقات ہیں کہ جب آپ گرے وہ آپ کے پاس رہے, آپ کو آگے اٹھائیں, آپ کا سہارا بنے. لیکن اگر رب نہیں ہے تو اپنی تعمیر تو ہوگی, سر اٹھا کے دینے کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہے. ایک ریسرچ کی ہے ہارورڈ بزنس اسکول نے, ایلیسن وڈ نام ہے اس کا ریسرچ کی, اور اس نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کچھ اجنبی لوگوں کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ تم جا کے لوگوں سے کہنا کہ جی میں آپ کا موبائل فون یوز کر سکتا ہوں, مجھے کال کرنی ہے. تو لوگوں نے اپنا موبائل فون دیا یا نہیں دیا اس کے بارے میں ٹھیک ہے. سو انہوں نے لوگوں سے پوچھا, مندر جا کے میں آپ کا موبائل فون یوز کر سکتا ہوں.
तो कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। ये अच्छा हुआ मेरे लिए कि मेरा आपसे जब कुछ बेहतर हो गया, है ना? थैंक यू। उन्होंने नोट कर लिया कि कितने % लोगों ने अजनबी को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दिया। अब उसमें कई सारे मामला थे, पता नहीं बंदा कौन है, किसको कॉल करें, कोई क्रिमिनल ना हो। तो लोगों ने आगे से स्पीक किया, तो जो भी नंबर था वो लिख लिया। उसके बाद उन्होंने उसी बंदे को भेजा रेलवे स्टेशन पे, और इन दोनों रेलवे स्टेशन में एक बात प्रॉब्लम थी कि बारिश हो रही थी और बारिश में लोग भीग गए और प्रॉपर शेल्टर नहीं था उस रेलवे स्टेशन पे। तो इस बार अगेन वो बना गया और उसने ये कहने से पहले कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, उन्होंने उसको एक जुमला और बोलने के लिए दिया, एक इजाफी जुमला, जो अभी मैं बता नहीं रहा क्या था, एक इजाफी जुमला और बोलने के लिए दिया। सो इस बार पहले की निस्बत जो लोगों का मोबाइल फ़ोन देने का रुझान था उसमें इजाफा हो गया, और थोड़ा सा नहीं, जो इजाफा हुआ वो 522% ज़्यादा, ये 522% ज़्यादा लोगों ने उसको अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया। बंदा वही था, हाँ बिल्कुल अजनबी, लेकिन फिर भी लोगों ने दे दिया। अब जानना चाहेंगे वो उन्होंने उसको इजाफी जुमला बोलने के लिए दिया, वो क्या था? बोला नो, अगर ना बताओ तो जाने देंगे यहाँ से? जो इजाफी जुमला था वो ये था, उर्दू में बताता हूँ, अंग्रेजी में तो उन्होंने कुछ और बोला था। सो वो बंदे के पास जाके कहता है कि मुझे अफसोस है कि आप बारिश में भीग रहे हैं, कि मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। और पहले क्या था कि मैं आपको फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो साइंटिस्ट ने हमारे लिए नफ्सियात में, आपको खुश होगी जान के खुद जी नफ्सियात पढ़ो, हमारे नफ्सियात में नहीं कह सकता, और मेरी सारी तालीम नफ्सियात में। सो हमने बारहा सर्च किया और साबित यह हुआ कि ये जो इस बात मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि आप बारिश में भीग रहे हैं, ये कहने से इनके दिल के तार के साथ मेरा तार जुड़ा और इनको लगा भी अपना है। इनके दिल ने इनको कहा ये अजनबी नहीं है, ये कोई अपना है, जो वो जुबान बोल रहा है जो मेरे दिल की जुबान है, जिसको मेरी तकलीफ का एहसास है। तो जब पहले रब्त कायम हो गया तो फिर उसके बाद जो आपने काम निकलवाना था वो आसान हो गया। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं इस वक्त वो आपके पास नहीं है, वो किसी और के इख्तियार में। ये सुनो, अब वो शख्स आपको देगा कि नहीं देगा, इसका ताल्लुक इस बात से कि आपको उसके साथ रब्त है कि नहीं है। आप यहाँ पे जंप लगा के ऊपर सीढ़ी पे नहीं जाते, लोग आपको जैसे मैंने किया उठा के ऊपर रख देते हैं, लेकिन लोग आपको उठा के ऊपर तब रखेंगे जब आप हल्के होंगे। आप अगर भारी इतने हैं तो आपकी बजाय वो उसको उठाएंगे जो हल्का होगा, और भारी का मतलब जिस्मानी वजन नहीं है। आप तो वैसे सारे बड़े स्मार्ट हैं माशाल्लाह। ये वजन है हमारे रवैयों का, ये वजन है हमारी सोचों का, ये वजन है हमारे किरदार का, ये वजन है हमारी खुदगर्जी का। तो जब हम सीधा जाके कहते हैं मुझे फोन मैंने इस्तेमाल कर, कौन है तू भाई, निकल यहाँ से। जब हम कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि बारिश में भीग गए, तो आप उस बंदे के साथ एक रब्त कायम करें। और समटाइम्स ये रब्त, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं किसी से एक लम्हे के लिए कनेक्ट, अल्लाह ताला ने मुझे खास तोहफा दिया, मैं किसी से कनेक्ट होता हूँ और वो रिश्ता जो है वो पता नहीं कितने साल चलता है। इसलिए कि मुझे समझ आई है कि जो ज़िंदगी है वो पैसा कमाना और कामयाब होना नहीं है, ज़िंदगी दूसरों के साथ रब्त में आने का नाम। और जब आप रब्त कायम करते हैं, आप तो बाइडर में वही है, जब कोई सड़क पे जख्मी पड़ा होता है, आप उसके पास पहुँचते हैं तो पहले उसके और आपके दिल के तार जुड़ते हैं ना, उसको फील होता है कि कोई अपना आ गया, बल्कि आप तो वो है कि आप उससे पहले पहुँचे होते हैं। मुझे याद है हमारे ऑफिस में मेरे बहुत सीनियर कोलीग मौजूद है यहाँ पे, ख्वाजा अयूब, ये दोनों मेरी तरह के स्पीकर्स हैं, जैसे मैं स्पीचेस देता हूँ, आमिर खान और ख्वाजा अयूब, और ये बहुत एक्सपेंसिव स्पीकर्स हैं, मगर मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको भी यहाँ पे डिलीवर करना पड़े, तो मेरी तरह आपने भी चार्ज नहीं करना, शुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। ये जो हमारे ऑफिस में हमारे एडमिन मैनेजर है, एक बार उनका
एक्सीडेंट हुआ एंड हमें बहुत बाद में पता चला और आप लोग वहाँ पे पहुँचे, उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए एंड ही सेव्ड हिज लाइफ। तो आप लोग रब पहले ही कायम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम माय रिक्वेस्ट है कि और रब में लोगों के साथ, ताकि जब आप तकलीफ में हो तो फिर लोग आपकी भी मदद करें, जब आप चैलेंजेस में हो तो फिर देखते हैं कि आपके लिए कौन है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी, और मैं पिछले कुछ लोगों को देख नहीं पा रहा इसलिए मैं ऊपर आता हूँ। घुमसान की जंग हो रही थी, बहुत खौफनाक किस्म की जंग, और उस जंग के अंदर फौजियों को एनिमीज ने चारों तरफ से घेर लिया। तो जो कमांडर था उसने कहा कि भागो, अब हम लड़ नहीं सकते, सिर्फ रास्ता ढूंढो और अपने आप को इसमें से निकालो। तो सब लोग भागे महफूज जगह की तरफ, ऊपर से दुश्मन गोलियां चला रहे थे। जब ये सारे भागे तो महफूज जगह में पहुंचने के बाद कमांडर ने सबकी काउंटिंग, तो पता चला कि एक सिपाही में से, एक सिपाही में से, तो उसने कहा वो किधर है? तो एक बंदे ने कहा कि वो वहीं रह गया, उसको गोली दे दी, वो वहीं है। तो एक और नौजवान था, उसने कहा कि सर मैं जाता हूँ, उसको लेके आओ। तो कमांडर ने कहा चुप करके बैठ जाओ, देख रहे वहाँ पे कैसी गोलियाँ चल रही। उसने कहा कि नहीं सर मुझे जाना, मेरा दोस्त है, मुझे जाना। उसने कहा तो मैं ऑर्डर करूँ, चुप करके बैठ जाओ। फिर एक और बंदा बोला मैंने खुद देखा उसको एक से ज़्यादा गोलियाँ लगी, अपना तो वैसे ही मर चुका हूँ। उसने कहा कि सर मुझे जाना है, वो मेरा दोस्त है। कमांडर ने कहा कि तुम खुद भी मरोगे, वो पहले ही मर चुका है, तो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, अपने आगे जाना। उसने कहा नहीं सर मेरा दोस्त है, मैंने जाना। तो फटा करके वो जो नौजवान था सिपाही वो गया। जब वो कुछ देर के बाद वापस आया तो उसके यहाँ पे टांग पे भी गोली लगी थी, बाजू में भी गोली लगी हुई थी, और उसने उस अपने दोस्त को अपने कंधों पे उठाया और गिरता पड़ता लड़ता हुआ वो वहाँ पे आया और उसने आके उसको जमीन पे लिटाया। जब जमीन पे लिटाया तो कमांडर ने आगे बढ़ के देखा वो वाकई मर चुका। तो कमांडर ने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मत जाओ, वो मर चुका हो और तुमने खुद को भी गोलियां लगवाई, क्या फायदा हुआ तुम्हें जाने का? मेरी बात मान लेने तो बेहतर नहीं था। तो नौजवान जो था उसके आंखों में आंसू था, वो रो रहा, हिचकियां ले लेके रो रहा। उसने कहा कि सर ऐसा नहीं है, द फैक्ट इज जब मैं वहां पे पहुंचा तो ये भी मरा नहीं था, ये जिंदा था। मैं इसके पास गया, मैंने इसकी आंखों से खून साफ किया, इसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ, मुझे यकीन था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। इसको कहते हैं रब। और आप वो अजीम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उन लोगों के पास भी पहुंचते हैं जिनके साथ आपका पहले से कोई रब पे है। और हम सबको, हम जो इस शहर के रहने वाले हैं, हमें यकीन होता है कि अगर हम किसी दिन ट्रबल में होंगे, हमें यकीन होता है कि तुम लोग जरूर आओ। सबसे पहले ताबीर, उसके बाद रब, और तीसरा कदम हम उसको बोलते हैं खिदमत। खिदमत, ये लफ्ज़ तो आप सबने सुना होगा, और ये लफ्ज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है आज बोलते हुए कि जो लफ्ज़ मैं आपको बोलता हूँ वो आप लोग पहले ही उस लफ्ज़ की अमली तस्वीर है माशाल्लाह। खिदमत क्या है? खिदमत दो किस्म की होती है। एक है वो खिदमत जिसके पीछे कोई लालच होता है, जिसके पीछे अपना ज़ाती फायदा होता है, हम खिदमत कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता है इस खिदमत के नतीजे में फिर हमारा कोई ज़ाती फायदा भी मौजूद है। साइंस की तहकीक ये बताती है, नफ्सियात की साइंस की तहकीक है कि वो लोग जो खिदमत करते हैं और बदले में किसी चीज़ की तवक्को नहीं करते, उनसे ज़्यादा खुश इस कायनात में कोई और इंसान नहीं है। सच्ची खुशी के ऊपर इस वक्त दुनिया में पता नहीं क्यों रिसर्च हो रही है, क्योंकि हर इंसान खुश होना चाहता है। क्योंकि वक्त कम है मेरे पास, तो मैं बहुत ब्रीफ जो रिसर्च है उससे को आपसे शेयर कर रहा हूँ।
جب انسان کو ریسرچ کی جاتی تھی خوشی کہاں سے ملتی، تو یہ ثابت ہوا کہ جو خوشی ہے وہ لینے میں نہیں ہے، بہت سستے، خوشی لینے میں نہیں ہے، خوشی دینے میں۔ اب یاد کیجئے پہلی بار آپ کو زندگی میں جو کچھ ملا اس کی خوشی کدھر ہے؟ مان پڑ گئی ہے، پہلی بار موبائل فون ملا کیا خوشی تھی، اب کدھر ہے وہ؟ پہلی بار گاڑی ملی کیا خوشی تھی، میٹرک میں نمبر لیے کیا خوشی تھی، کدھر ہے وہ؟ لیکن میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یاد کیجئے وہ لمحہ جس میں آپ نے کسی کی سچی خدمت کی، اس لمحے کی جو لذت ہے وہ ابھی بھی آپ کے دل میں ہے، اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ زندگی کے سب سے خوشگوار لمحہ کون سا ہے، تو سب لوگ یہی بتاتے ہیں وہ لمحہ نہیں ہے جس میں ان کو کچھ مل رہا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں وہ کچھ دے رہے تھے۔ ریسرچرز نے تحقیق کی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جس میں ان کو دیے گئے کینڈیز اور اس کی ویڈیوز بنی ہے، ان کو کینڈیز دی جا رہی ہے، ان کی فیوریٹ کینڈیز، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے ایکسپریشنز کو ویڈیو ریکارڈ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک ٹوائے والا منکی دکھایا گیا، بندر، اور بچے سے کہا گیا 2 سال کے بچے چھوٹے ہوئے، اور کہا گیا کہ یہ منکی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ کینڈی دے دو، تو بچوں نے پکڑ کے کینڈی منکی کو دی، اس بندر کو انہوں نے دکھایا کہ ایسے ہاتھ سے پکڑ کے مارے ہیں ایکسپیریمنٹر سے، بندر بہت خوش ہے، وہ کہہ رہے تھینک یو۔ تو ایک ایکسپریشن دوبارہ ریکارڈ کیے گئے، یہ دونوں ایکسپریشنز، ایک جس میں ان کو کینڈی ملی اور ایک جس میں اس نے کینڈی دوسروں کو دی، یہ دونوں ایکسپریشن چھوٹے بچوں کے ریکارڈ کیے گئے۔ تو یہ پتہ چلا اور پھر اس کو ویڈیوز کو دکھایا گیا، عام لوگوں کو بھی دکھایا گیا، ایکسپرٹس کو بھی دکھایا گیا، اور کہا کہ آپ بتائیے کہ کس موقع پہ بچے زیادہ خوش ہیں، کینڈی لیتے ہوئے یا کینڈی دیتے ہوئے؟ میرا جواب پتہ چل چکا ہوگا آپ کو یقیناً، بچے کب زیادہ خوش تھے؟ جب وہ کینڈی دے رہے تھے، اور یہ تو بڑوں کی بات نہیں کر رہا، 2 سال کے چھوٹے بچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں دینا ہمارے ڈی این اے کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہمیں خوشی ملتی ہی تب ہے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، جب کسی کی مدد کرتے ہیں، جب کسی کو سرو کرتے ہیں۔ سو وہ تمام لوگ جو خدمت دینے میں یقین رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی اونچے مقام پہ نہیں پہنچے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ دوسروں کو سرو کرے۔ اب آپ یہ اس بات کو میں کیسے ثابت کروں؟ آئی ایم اے ویری سالڈ ایگزامپل فار ایچ ون۔ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین انسان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے اس دنیا کو سرو کیا؟ کیا انہوں نے خدمت کی ہے یا خدمت کی ہے؟ اور جن حالات میں وہ نکلتے تھے کیا نکلنا آسان تھا؟ اسلام میں نے شروع کے اندر سے 10 لوگ مسلمان تھے، میرے پڑھے ریسنٹلی بہت تحقیق کے بعد ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنا نہیں تھا ڈر کے مارے، اور صرف ایک ذات تھی جو ہر روز اپنے گھر سے نکلتی، اور کیا جب وہ گھر سے نکلنے کے بعد چونکہ مشن تھا نا نکل گئے، لیکن ریپیٹ پتا تھا باہر ان کے ساتھ کیا ہوگا، قاتلانہ حملے بھی ہوتے تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، معذرت زخمی کرتے تھے، مگر وہ ہر روز نکلتے تھے۔ اور طائف میں کیا ہوا تھا سوچ کے دل خون کے آنسو، لیکن اس کے بعد جب فرشتے نے آگے کہا کہ آپ اگر حکم کریں تو ان کو اڑا دیں، آپ نے کیا فرمایا؟ عذاب دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ وہ امپورٹنٹ نہیں کہ آپ نے کہا کہ عذاب نہ دیں، جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کے کانٹیکسٹ میں یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ان کو عذاب نہیں دو، چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے کہ میں کس میں سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہر روز اس خدمت کے مشن پہ نکلے اور رستے میں رکاوٹیں ہیں اور
परेशानियाँ हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी परेशानियाँ आ सकती हैं। आपके कोलीग्स समटाइम्स डिस्करेज कर सकते हैं, इनका बॉसेस डिस्करेज कर सकते हैं। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो और इधर आपकी धुलाई हुई हो, उधर आपको कॉल आ जाए कि चले सामने जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सी चीज़ है यार जो आपको उठाती है और भगाती है और पहुंचा देती है। जो कुछ आप देखते हैं मैं देख लूँ और मेरे टीम के लोग देख लें, हमें महीना नींद ना है। आप लोग इंसान नहीं, आप तो जिन है। इतना कुछ देखने के बाद कोई सुपरस्टार खिलाड़ी आपसे ज़्यादा मेंटली टफ नहीं हो सकता जिन मुश्किल हालात के अंदर आप काम करते हैं। आई जस्ट वांटेड टू रिकनेक्ट कि जैसे वो ये सब तकलीफें किसके लिए उठा रहे थे, बोले उसके लिए, वो उसके मिशन पे थे ना, और उनको पता था कि मैं मिशन पे हूँ। इसलिए कहा कि इनको तो पता नहीं है, इसलिए मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं। अगर पता होता तो ना करते। लाइकवाइज अगर आपको अंदर से पता है कि आप एक मिशन पे हैं, तो आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स आपके बारे में जो मर्जी कहें, बट यू नो फ्रॉम द डे कि आप मिशन पे और उस मिशन के रास्ते में तकलीफें नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुंचते थे तो हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि मैं देख नहीं पाती थी, लहू लुहान हुए होते, एंड येट एवरी अदर डे अगले दिन क्या करते थे कि डर के बैठ गए, खुदा ना खास्ता, फिर जाके फेस किया उन्हीं चैलेंजेस को, बिकॉज ही वाज ऑन द मिशन। और वो मिशन खिदमत करता है। वो खातून जो हर रोज आपके ऊपर कूड़ा फेंकती, जब एक दिन नहीं फेंका आप उसके घर पे गए और उसने ये कहा कि अच्छा आज जबकि मैं मजबूर हूँ और मैं बीमार हूँ तो मुझे बदला लेने आए, तो हमने फरमाया नहीं, मुझे बदला लेने नहीं। आपने क्या उसके घर की सफाई नहीं की, क्या आपने उसके लिए खाना नहीं बनाया, क्या आपने उसकी तीमारदारी नहीं की, और आपके इखलाक से मुसलमान भी, यस और नो? सो बाज़ औक़ात में मुझे तकलीफ होती है कि हम लोग खिदमत करने से, दूसरों की मदद करने से हम हिचकिचाते क्यों? और जो चीज़ हमारे आड़े आती है उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। आपको पहले पता है उसका नाम है अना। हमारी ईगो रोकती है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ तो मैं उसको जाके ये करूँ। तो आपने देखा कि अल्लाह ताला जिसको इतना बड़ा ओहदा और मुकाम देता है उसके ऊपर कायनात को सर्व करने की, कायनात की खिदमत करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब आप खिदमत करते हैं डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, टका के खिदमत करनी है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था 9/11 के वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक फायर फाइटर 72 घंटे उसने एक मिशन के ऊपर काम किया, बगैर सोए आग बुझा रहा था। कहता है 72 आवर्स की नॉन स्टॉप ड्यूटी करने के बाद थका हुआ, गिरता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। एक सड़क से मैं गुजरा तो एक खातून ने आगे बढ़ के जंप लगा के, बूढ़ी खातून थी, मुझे गले लगा ले, रोना शुरू हो गई। तो कहता है वो रोती कि मैं पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। तो जब मेरी आंखों में उसने देखा कि मुझे पहचान नहीं रहा, उसने कहा बेटा परेशान नहीं हो, मैं वो खातून हूँ जिसको तो 9/11 के हादसे के बाद अपने बाजू में उठा के आग से निकाल के लाए थे। तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि जो इस मिशन पे आप हैं, आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते होंगे। मुझे याद भी याद है सेंचुरी टावर में मेरा ऑफिस होता था। 1 अप्रैल 2014 को वहाँ पे आग लगी थी और मेरा मेरी फैमिली हम ऐसे आग को देख रहे थे। और मैं बाय द वे पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने इतना इत्मीनान दिया हुआ था, मैं सोच रहा था ये सब तो पहले भी मेरे पास नहीं था, तो जिसने दिया वो दोबारा दे देगा। आई रिमेंबर इंसान नाम था उस नौजवान का, जो मेरे पास आया और आके उसने मुझे कहा, आपकी टीम का था, उसने कहा कि सर आप कैसा बास है? मैंने कहा तुम कैसे उन्हें जानते हो? कहता अभी मैं आपके ऑफिस में गया, वहाँ पे आपकी किताबें पढ़ी थी, तो उस पर आपकी तस्वीर थी, मैंने वहाँ से आपको रिकॉग्नाइज किया। सो दोस्तों, ये जो खिदमत है इसका रिवॉर्ड यहाँ पे तो मिलेगा, बट इसका रिवॉर्ड ऊपर जाकर भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। एट द सेम टाइम हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में मुझे यकीन है कि ऐसे वाक़यात होते होंगे जहाँ पे लोग आपको पहचान लेते होंगे और कहते होंगे यार फला जगह पे यू एक्चुअली सेव माई लाइफ। सो आप लोग बड़े स्पेशल हैं। आपने जो पार्टनर आपने चूज़ किया था लेफ्ट या राइट पे, उसकी आंखों में देखिए और उसको बहुत बच्चों वाली मासूमियत के साथ आपने कहना है, यू हैव
something special. Go. Say again. अब आपके पीछे की तरफ देखिए और किसी को आंखों में झांक के कहिए, you have something special. Go. और अब मैं आपको कह रहा हूँ, right? हम सब बल्कि मिल गए. So we'll say I have something. और ये दोनों हाथ ऊपर करके उसकी तरफ देख के बोलेंगे special. और ये हम 3 दफा बोलेंगे, right? और सही ताकत के साथ बोलेंगे, एक तरह से उसका शुक्राना अदा करने के लिए कि उसने हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल रखा. यकीन है वैसे आपको? मुझे कई साल पहले यकीन नहीं था कि मेरे अंदर ये सब है. ये मेरे दोस्त मुझे शादी जानते, मैं कॉलेज में था, मैं इतना शाय था, यूनिवर्सिटी में आके और ज़्यादा शाय हो गया था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था. आपको यकीन नहीं आएगा, मैं किसी को जाके ये नहीं कह सकता था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर अब्बास है. और आज मैं बिल्कुल टोटली अपोजिट हो गया हूँ. क्या ये टैलेंट में किसी से आज उधार लेके आए हो? तो जो शुरू में मैंने कहा था, ये अंदर ही है सब कुछ, बाहर नहीं है यार, इट्स ऑल इनसाइड. लेकिन आपको अपनी तामीर करनी है ताकि ये बाहर निकले, और फिर रब्त कायम करना है, और फिर खिदमत करनी है. ये हाथ उठाइए, ये खिदमत यहाँ रखिए, ये है तामीर, रब्त, खिदमत. ऐसे थोड़ा सा दीजिएगा, खिदमत, राइट? जब आप ये तीनों काम कर लेंगे तो फिर चौथा काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा. अब हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बोलेंगे 3 दफा. I have something special. और अब आपने मेरे पीछे नहीं करना, मेरे साथ करना है. 3, 2, 1, go. I have something special. Excellent. Good of you. खिदमत में बस 5 मिनट में फिनिश करूंगा. खिदमत जो है उसके बारे में एक बात और हम करते चले. खिदमत हम 2 किस्म के लोगों की करते हैं. एक जिनकी हम इज्जत करते हैं, और दूसरे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं. अगर मोहब्बत और इज्जत ना हो हमारे दिल में किसी के लिए, तो फिर एक चीज हमें खिदमत करने से रोकती, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूं. क्या? अना. लेकिन जहां पे इज्जत है, जहां पे मोहब्बत है, वहां अना नहीं होती. जब हम माँ बाप के पाँव दबाते हैं, अना नहीं होती ना, अपने आप को झुका देते हैं. उस्तादों की खिदमत आप अपने आप को मिटा देते हैं, राइट? पाँव में घिस जाते हैं क्योंकि आपके दिल में इज्जत है. और आप ऐसे वो लोग जो अपनी बीवी के पाँव दबाते हैं और पाँव में घिस जाते हैं, वो इज्जत में घिसते हैं. हंसते आप, ठीक है? वो लोग जो सो जो खिदमत और इज्जत दोनों इकट्ठे हो जाए, मैं फिर कहता हूँ, जहाँ पे इज्जत और खिदमत दोनों ही इकट्ठे होते हैं, तो आप सोचिए कि फिर बेलौस खिदमत के आप किस लेवल पे जा सकते हैं. तो कोशिश कीजिए अपने प्रोफेशन के अंदर इज्जत और खिदमत और मोहब्बत तीनों को इकट्ठा करें. और जब आप ये कर लेंगे, मैं फिर लास्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है जीत. और जीत के लिए हाथ ऊपर होगी. ये जीत लाइफ में, आखिरी 4 मिनट, लाइफ में हम सबको ये चाहिए. यस और नो? यस. सब जीतना चाहते हैं. आज फॉर्मूला रिवील कर रहा हूं, उलट. चूंकि लाइफ में हमें ये चाहिए, अगर ये जीत चाहिए तो वो जीत नहीं मिलेगी जब तक हम नहीं करेंगे खिदमत. अपने प्रोफेशन में जान नहीं मारेंगे, दिन रात एक नहीं करेंगे, तनख्वाह से, पैसों से, ओहदे से ऊपर उठ के सच्चे दिल से खिदमत करेंगे. वो खिदमत करेंगे तो जीत की तरफ पहला कदम होगा. जीत चाहिए, नहीं मिलेगी जब तक नहीं करेंगे खिदमत. और खिदमत हम किसकी करते हैं? जहां पे हमारा हो कुछ रब्त नहीं है तो कोई खिदमत नहीं. और रब्त हम कब तक कायम करते हैं? जब अपनी तामीर करते हैं. जब हमने अपनी तामीर नहीं की होती, हम किसी से रब्त में नहीं आते. इसकी मिसाल ये है कि जब तक मैं खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं तो किसी एक बंदे का सामना नहीं कर सकता. अब मैं हजारों लोगों के साथ रब्त कायम कर लेता हूँ,
चूँकि मैंने अपनी तामीर पे काम किया, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मेरे टीचर्स मुझे देखते और कहते हैं ये तो मोजसा है, कैसा तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैं कहता हूँ वाकई ये उसका मोजसा है, चूँकि वो चाहे तो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। सो तामीर, सब लोग बात करना मेरे साथ, तामीर और फिर जीत वहीं से आई ऊपर से। एंड जीत के साथ आखिर में आई जस्ट शेयर वन लास्ट वर्ड विद यू, देन एक गांव था जिसमें बहुत सारे शरारती बच्चे थे और वो शरारती बच्चे एक मिशन पे थे। आपसे मुख्तलिफ था उनका मिशन, और मिशन में उनका मिशन ये था कि वो अजीबोगरीब पहेलियाँ और क्विज ढूंढते थे और वो क्विज लेके गाँव के मुख्तलिफ लोगों के पास जाते थे, उनको वो सवाल करते थे और जब लोग जवाब नहीं दे पाते थे तो फिर वो तालियां होता, उनका मजाक उड़ाते, खुश होते बच्चे शुगल। लेकिन दोस्तों उस गांव के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा उनके हर सवाल का सही जवाब, वो कभी उनसे नेल नहीं हुआ, कभी आप उनके सामने से मिला नहीं हुआ, उसमें वो कभी तालियां नहीं बजा सके। बच्चों को इस बात की बड़ी तब थी। बच्चे गए, उन्होंने सर जोड़ा और कहा कि इस बार हम कोई ऐसा मुश्किल सा सवाल ढूंढ के लाते हैं कि इस अक्लमंद आदमी को भी उसका जवाब ना आए तो फिर तालियां बजा के इसका भी मजाक। सो बच्चे कई दिन तक सर जोड़ के बैठे रहे और मिलाकर उन्होंने बड़ा शानदार इसका सवाल निकाल दिया। सवाल क्या था? उन्होंने सोचा कि बच्चों का देखें क्रिएटिव आइडिया, उन्होंने कहा कि वैसा करेंगे छोटू सा मासूम सा बर्ड परिंदा पकड़ेंगे, उसको अपने हाथों में यूं करके जकड़ लेंगे और कहेंगे उस बंदे को ये बताओ कि जो बर्ड है ये जिंदा है या मुर्दा है। अगर वो कहेगा कि जिंदा है तो इधर इसकी पीछे रोड देंगे और उसको गलत साबित करेंगे, और अगर वो कहेगा कि ये डेड है तो चूंकि ये तो जिंदा है तो यही से इसको उड़ा देंगे। सो आपने देखा बड़ा फूल प्रूफ प्लान था दोनों सूरतों में उस अक्लमंद आदमी का बचना मुश्किल। सो ये सवाल तैयार करके सारे बच्चे उस अक्लमंद आदमी के घर में आए गए और जाके दरवाजा खोला। अब वो शख्स बाहर निकला, उसने कहा बच्चों बताओ क्या काम है। तो जो बच्चे थे उनका लीडर थोड़ा आगे बढ़ा, बाकी बच्चे पीछे मजमा लगा के खड़े। उसने कहा कि आज हम एक ऐसा सवाल लेके हैं जिसका तुम्हें जवाब दिया है और आज हम डेफिनेटली तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जो बताओ क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि बड़ा सादा सा सवाल है, ये बताओ कि ये हमारे हाथों में एक बर्ड है, बस इतना बता दो, इज इट डेड और अलाइव? वो जो शख्स पहले एक लम्हा पहले मुस्कुरा रहा था, मेरे अच्छे मूड में था, वो एकदम से संजीदा हो गया और उसने बच्चों की तरफ संजीदगी से देखा और बोला है प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं है कि तुम्हारे हाथों में मौजूद परिंदा जिंदा है या मुर्दा, मगर एक बात का मुझे पता यही है कि इस परिंदे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, इस परिंदे की जिंदगी तुम्हारे हाथ। रेस्क्यू 0022 के नौजवानों याद रखिए, इस शहर के बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपके हाथों में। मेरी एक नई किताब है जो बैठ जाए सर, और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया इस किताब को मैं काम पे रिलीज। सिफा साहब बैठ जाए। तो डॉक्टर साहब मुझे आपसे बेहतर, आपकी ऑडियंस से बेहतर जगह और समझ में नहीं है। सो मेरी नई किताब जिसके बारे में मैं किसी को नहीं पता, उस किताब को मैं आज रिलीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और उसकी पहली कॉपी में डॉक्टर रिजवान साहब को पेश करूँ। ऑफ माई न्यू बुक कामयाबी मुबारक।